सीए फाउंडेशन या सीएमए फाउंडेशन के अंदर जो लॉ है वो कमर्शियल लॉ है, मर्केंटाइल लॉ है ज्यादातर। साथ में आपको थोड़ा बहुत पोर्शंस कंपनी लॉ के भी पढ़ने और अदर भी थोड़े बहुत लॉ हैं जिसको हम लोग को करके चलना है। मगर इससे पहले हम लोग लॉ शुरू करें, हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि लॉ पढ़ते कैसे, क्योंकि जब तक तुमको लॉ पढ़ना नहीं आएगा तब तक तुम लॉ के प्रोविजंस को पढ़ ही नहीं पाओगे। और लॉ के प्रोविजंस को पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, उसके पूरे के पूरे तरीके को नहीं समझोगे, तब तक तुमको अजीब लगेगा। क्योंकि कई बार हमें चीजों को लॉ के अंदर याद करना पड़ेगा। तो याद करने के लिए समझना जरूरी है कि हम लोग कैसे लॉ को पढ़ेंगे। तो लॉ को स्टार्ट करें इससे पहले आज की क्लास के अंदर पहला चैप्टर हम लोग शुरू करें, उससे पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं हम लोग कि लॉ को पढ़ने के लिए कैसे पढ़ा जाता है। कैसे जैसे किसी बुक को लेते हो या नोवेल को लेते हो तो उसमें होता है ना कि सबसे पहले प्रीफेस पढ़ेंगे जी, उसके बाद थोड़ा सा हम लोग उसके अंदर चैप्टर 1 पढ़ेंगे जी, फिर बैकग्राउंड पढ़ेंगे जी। इस तरीके से चीजें होती हैं। जैसे अपने स्कूल के बुक्स पढ़ते हो तो उसमें भी इसी तरीके से होता है। उसी प्रकार से जब लॉ पढ़ते हो तो लॉ को पढ़ने का एक सिस्टम होता है, एक तरीका होता है। वो तरीका किसी भी लॉ को पढ़ने से पहले तुम्हें आना चाहिए। अब क्योंकि तुम फाउंडेशंस में, अगर तुम इंटरमीडिएट में होते या फाइनल में होते तो फिर ये सारी चीजें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर जीवन में पहली बार क्लास 12 के बाद तुम लोग पहली बार लॉ पढ़ने जा रहे हो तो लॉ में ये समझना पड़ेगा। इसके बाद जो भी लॉ पढ़ोगे तुम लोग, या वो टैक्स लॉ पढ़ो अपने आगे चल करके सिलेबस के अंदर, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ो, कब अदर एलाइड लॉस पढ़ो, कोई सा भी एक्ट पढ़ोगे अगर, तो सबके अंदर सेम प्रोसेस से लॉ पढ़ने का तरीका, तो वो सारा चीज तुमको आना चाहिए। क्लियर है? तो थोड़ा सा बेसिक्स लॉ का हम लोग समझ लेते हैं। बेसिक्स, तो बेसिक्स कैसे समझना है, लॉ को पढ़ने का कैसे तरीका होता है, वो थोड़ा सा हम लोग समझ करके चलेंगे। जो भी प्रिंट आउट्स नहीं है उसके पीछे भी लिख सकते हैं, प्रिंट आउट्स में होगा। और जब बुक ले लेना तो कॉपी जरूर रखना कि थोड़ी बहुत नोटिंग करते चलो, ठीक है। अब कोई भी लॉ आता है तो लॉ के तुमको समझना पड़ेगा, लॉ को समझाने का, कोई भी प्रोविजन समझाने का सबसे पहले तुमको समझना पड़ता है सेक्शन। क्या होता है? सेक्शन। यानी जैसे पॉइंट्स में तुमको इससे पहले देखने के लिए मिलता था, पॉइंट्स में पॉइंट 1, पॉइंट 2, जैसे कि किसी चीज को एक्सप्लेन करते थे तो पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 बनाते थे। तो लॉ की कोई सी भी बात कही जाएगी अगर, तो वो कही जाएगी सबसे पहले सेक्शन में, जिसमें कहा जाएगा इस सेक्शन में जाकर के देखो, उस सेक्शन में जाकर के देखो। लेकिन जब एक ही सेक्शंस के अंदर और भी बातें बोलने की जरूरत पड़े, जैसे सेक्शन 1 ये बातें बोल रहा है, तो भैया अगर उसी के अंदर कुछ और बातें भी बोलने की जरूरत पड़े, तो जैसे बनाते थे ना, मेन पॉइंट 1 है, उसके फिर पॉइंट अंदर बनाते थे ए बी सी, ऐसे बनाते थे। उसी तरीके से तो सबसे पहले सेक्शन होगा और इसी सेक्शन के अंदर कुछ और बातें बोलने की जरूरत पड़े तो वो सब सेक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सब सेक्शन। दूसरे नंबर पर हम लोग क्या देख करके चलेंगे, किसी लॉ को समझने के लिए सब सेक्शन, यानी इसी का अगला पार्ट, सेक्शन का ही दूसरा पार्ट कहलाएगा सब सेक्शन। क्लियर है? थर्ड नंबर पर सर अगर उसके अंदर भी कोई बात बोलनी है तो, अगर सेक्शन हो गया, सब सेक्शन हो गया, उसके बाद भी अगर कोई बात बोलनी है तो क्या बोलेंगे? तो तब बोला जाता है क्लॉज। क्या बोला जाएगा? क्लॉज। तब हम लोग स्टार्ट करते हैं बोलना क्लॉज। और फोर्थ नंबर पर अगर उसके बाद भी कोई बात बोलनी है तो सब क्लॉज। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जैसे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, देन सब क्लॉज। क्या बोलेंगे हम लोग? सब क्लॉज, सब क्लॉज। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहां पे लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पे देखो हमने यहां पे लिख दिया सेक्शन 2 या कुछ अलग लिख देते हैं, मान लो सेक्शन, ऐसे रफली लिख रहा है, किसी भी लॉ को हम रेफर नहीं करते। सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 और यहां पर हम लिख रहा है ए और फिर हम लिख रहा है अब ये सामने आपके पड़ गया। अगर कोई बात है जो यहां लिखी हुई है, आप किसी लॉ में जा रहे हो और देख रहे हो वहां पर कि भाई सेक्शन 5 सेक्शन सब सेक्शन 1 क्लॉज ए सब क्लॉज आई, समझ रहे हो बातों को? तो ये क्या हमारा, ये हमारा सेक्शन क्या है? सेक्शन 5 क्या कहलाएगा? सेक्शन। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया क्या है हमारा? सब सेक्शन। ये जो क्लॉज ए है और उसके बाद जो ये है लास्ट वाला वो क्या हमारा? सब क्लॉज। बोलो क्लियर जा रहे हैं? अच्छा एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं कि सारी बातें हो ही, कोई सेक्शन बन रहा है तो सब सेक्शन भी हो, फिर उसका क्लॉज भी हो, सब क्लॉज भी हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। जरूरी नहीं, हो सकता है सेक्शन से ही पूरी बात निकल जाए तो सब सेक्शन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। हो सकता है सेक्शन और सब सेक्शन से ही बात निकल जाए, क्लॉज की जरूरत ना पड़े, और हो सकता है सब क्लॉज तक भी जाना पड़े।
क्लियर है कि नहीं क्लियर? कई बार तुम्हें यह भी देखने के लिए मिलेगा कि सर सेक्शन है मगर सब सेक्शन में सीधे क्लॉज आ, ऐसा भी हो जाएगा। खास करके डेफिनेशन का जो सेक्शन बनता है आमतौर पे देखोगे वो ऐसे ही लिख करके दे देंगे, जैसे ऐसे लिख देगा सेक्शन 2 और एच लिख दिया। तब देखो यहां पर क्या हो गया, क्या एच सब सेक्शन है? नहीं, वो क्लॉज आ गया सीधे, तो सेक्शन 2 क्लॉज एच। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब हमें पढ़ना आ गया, अगर नंबर के बाद अगला नंबर है, ध्यान से सुनो, एकदम देसी भाषा में बता रहा है, नंबर के बाद पहला नंबर सेक्शन बनेगा, दूसरा नंबर सब सेक्शन बनेगा। नंबर के बाद पहला अल्फाबेट क्या बनेगा, क्लॉज, और दूसरा अल्फाबेट, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? सही आ रहा है? अच्छा, लेकिन कभी कभी अगर ये सारे एग्जांपल हैं समझना पड़ेगा। देखो यहां पर सीधे क्लॉज है, ये हमारा सेक्शन हो गया, ये क्लॉज, समझना है सबको। दूसरी चीज ऐसा भी हो सकता है, यहां पर एक और एग्जांपल हम दे रहे हैं। अब हमने लिखा सेक्शन 5A। अब बच्चा कंफ्यूज, कह रहा है सर नंबर भी है और अल्फाबेट भी है, अब हम इसको क्या बोलेंगे? क्या ये 5 क्लॉज है या नहीं? जब तक ब्रैकेट नहीं यूज हो ना तब तक वो सेक्शन ही है। इस सेक्शन को बोलेंगे सेक्शन 5A। क्या बोलेंगे? सेक्शन 5A। यानी इसको आप नहीं कह सकते हो कि सर ये सेक्शन 5 क्लॉज है, नहीं, ब्रैकेट जाना जरूरी है। यानी एक साथ अगर कोई चीज लिखी हुई है तो वो उसी को रिप्रेजेंट करेगी जिस चीज को हम लोग बोलने की कोशिश कर रहे हैं। बोलो क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अगर ऐसे लिख रहा है तो एक ही साथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे 5A। अच्छा, कभी कभी इसको भी रीड करने में बोल दिया जाएगा सेक्शन 2H, मगर लिखने के तरीके से आपको पता होना चाहिए कि वो H क्लॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां भी बोला जा सकता है सेक्शन 5(1) बोल देते हैं, हम भी बोल देंगे, आप भी बोलोगे, लॉयर भी बोल देते हैं, मगर रीड करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि सेक्शन 5 क्लॉज 1, सॉरी सब सेक्शन 1। बोलो क्लियर जा रहा हो कि नहीं जा रहा? डन? अब समझ आ रहा है कोई भी बात कैसे बोली जाएगी लॉ के अंदर। और अगर लॉ के अंदर कोई एक्सप्लेनेशंस है, अब ध्यान से सुनो अगली बात, तो लॉ के अंदर तुमको लाइन देखने के लिए बेसिक्स पढ़ रहे हैं, इसलिए सारी चीजों को समझ लो आज के क्लास के अंदर, तो ज्यादा बेटर तुम लोग को समझ आएगा। अब यहां पर आपको लॉ के अंदर ही सारी कहानी बोलने के बाद, मान लो ये सब कुछ बोल दिया, तो एक शब्द देखने के लिए मिलेगा तुमको, प्रोवाइजो। क्या मिलेगा? प्रोवाइजो, जिसको हम लोग स्टार्ट करेगा प्रोवाइडेड दैट। जैसे हम बोल रहे हैं ना कि देखो भाई उत्तर प्रदेश के अंदर अनलॉक हो गया, घूम सकते हो, मान लो ऐसा कोई आदेश जारी किया गया जिसके अंदर पॉइंट 1 में बना के कहा गया, लेकिन नीचे लिखा गया प्रोवाइडेड दैट आप सब मास्क लगा करके घूमेंगे। अब सुनो क्या हुआ, पहली बात जो बोली गई, पहला पैराग्राफ बोला गया, वो क्या बोलता है? उत्तर प्रदेश के अंदर आप अनलॉक हो गया, घूम सकते हो, लेकिन नीचे क्या लिखा? प्रोवाइडेड दैट मास्क लगा करके घूमेंगे। बताओ कि पहली बात के लिए सेकंड वाली बात जो प्रोवाइडेड दैट के बाद स्टार्ट हो रही है वो क्या है? क्या वो कंडीशंस है कि नहीं? क्या वो उस चीज को पूरा कर रहा है कि नहीं? समझ रहे हो? यानी अगर कहीं किसी सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज के बाद नीचे में आपको प्रोवाइडेड दैट करके लिख रहा, तो समझ लीजिए कि वो उस सेक्शन, सब सेक्शन, उस चीज को आगे कुछ कंडीशंस बता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसके एक्सप्लेनेशंस हो सकते हैं, उसका कंडीशंस हो सकता है। तो ये प्रोवाइजो यानी प्रोवाइडेड दैट कानून को लिखने के बाद साथ साथ में ही नीचे प्रोवाइडेड दैट, जहां जरूरी होगा, हर जगह जहां जरूरी होगा वहां वो प्रोवाइडेड दैट करके कहेंगे। तो आपको समझ जाना है कि इस सेक्शन को पूरा कर रहा है। यानी अब हम कोई चीज याद कर रहे हैं तो उसके साथ साथ हमें ये भी याद करना पड़ेगा कि इसका कंडीशंस क्या है। हम ये नहीं कह सकते उत्तर प्रदेश में सब घूम लेगा, नहीं, मास्क कटेगा, आपको बोलना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में सब घूम लेगा, प्रोवाइडेड दैट मास्क लगे होने चाहिए, यानी मास्क लगने वाला कंडीशंस को भी पूरा करना पड़ेगा। बोलो क्लियर जा रहा है हम लोग? एकदम सिंपल है। हम लिखते हैं ना, उसके अंदर भी लिखते हैं, लेकिन सबसेक्शंस में कुछ इंपॉर्टेंट और बड़ी बातें लिखी जाती है, इसके बाद कुछ अगर बड़ी चीजें वो लिखी जाए। प्रोवाइडेड दैट इज जस्ट कंडीशन, क्लैरिफिकेशंस कर रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं प्रोवाइजो करके जो आएगा या प्रोवाइडेड दैट करके जो आएगा वो आपका कंडीशन माना जाएगा। कंडीशंस, एक्सप्लेनेशंस भी हो सकता है। जनरली कंडीशंस होता है, मगर कोई कोई एक्सप्लेन भी कर देगा कभी कभी किसी चीज को, ठीक है? तो ये सारी चीज समझने के बाद ही हम लोग अपने किसी भी लॉ को पढ़ सकते हैं।
जब तक हम ये सारी चीजें नहीं समझते तब तक हम लोग कोई भी लॉ पे आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो इनको नोट करते चलेंगे साथ साथ, नोट करते चलो इनको साथ साथ, ठीक है। तो अब ये पढ़ने के बाद हम लोग अपने सिलेबस में आ रहे हैं, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम लोग अपने सिलेबस में आ रहा है। मैंने पहले ही बता दिया कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं अपने लॉ को, मोस्टली जो हम लोग लॉ पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे ज्यादा फोकस किस पर करने वाले हैं, अपने कमर्शियल लॉ। क्योंकि कमर्शियल लॉ यानी मर्केंटाइल लॉ, ट्रेड, बिजनेस, कॉमर्स, इनसे रिलेटेड जो लॉ है उन पर सबसे ज्यादा फोकस करके हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो आज की इस क्लास के अंदर जो हम लोग अपने कमर्शियल लॉ या मर्केंटाइल लॉ आप जो भी समझना चाहते हैं उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है जी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो आज हम लोग इस क्लास को शुरू करने वाले हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट से, कि देश के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैसे किए जाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं तो तुम लोग एग्रीमेंट भी याद आता होगा, क्लास 12 के अंदर बहुत सारे एग्रीमेंट तुम लोग देखे भी हो। तो आज हम लोग उसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ अपने सिलेबस का स्टार्ट करेंगे। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो सारे बच्चे अपने स्टडी मटेरियल में आ जाए। चैप्टर नंबर 1 आपको दिख रहा होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। फटाफट आ जाए चैप्टर नंबर 1, और वहां पर हम सबको मिल रहा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा जी, जब ऐसे आप देखते हो तो इसको भी समझने का प्रयास करना। कभी भी कानून के आगे उसके ईयर का महत्व क्या होता है, ईयर का महत्व होता है कि वहां से वो कॉन्ट्रैक्ट बना है, यानी 1872 में एक कॉन्ट्रैक्ट बना है हमारे देश के अंदर। बोलो क्लियर है कि नहीं? फिर आगे चलकर उसके लागू होने की भी तारीख बताती जाती है कि कब से वो एप्लीकेबल है। लेकिन जैसे जैसे चीजें आएंगी हम लोग ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें सीखते चलेंगे। आप किसी भी लॉ में देखना, कोई भी एक्ट, लॉ जब भी आपको देखने के लिए मिलेगी तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज दिखता है कि उसके साथ साथ सर हम लोग को ईयर भी देखने के लिए मिलता है। यस, ईयर इसलिए देखने के लिए मिलता है क्योंकि वो बताता है कि कब वो बना है। बोलो क्लियर? याद करना पड़ेगा ये सारी चीजों को। यानी आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलते हो और उसका ईयर नहीं बोलते हो, समझ जाएगा कि नहीं जी अच्छा लॉयर नहीं है, अच्छा स्टूडेंट नहीं है, इसको लॉ का ज्ञान नहीं है। तो आप अगर परफेक्शनिस्ट की तरीके से बात करोगे तो आपको अपने ईयर को बताना चाहिए, सेक्शंस जहां तक संभव याद करो। तो ये सारी चीजों को आपको अपने ध्यान में रख करके चलना। ओके, नाउ दिस इज आवर फर्स्ट चैप्टर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब हम लोग यहां पर आ रहे हैं और सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किसके ऊपर बातें कही गई। बोलो क्या हम लोग पढ़ने आ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है क्या, या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर क्या क्या चीजें समझाई गई है। आप लोग थोड़ा अपने इसके अंदर नीचे आएंगे और यहां पर आकर के देख सकते हो सीधे एकदम द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, एकदम उसी पेज पर नीचे जहां पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक इंट्रोडक्शन के तरीके से दिया। और एक चीज और बता दे, लॉ पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, एक एक लाइन, ये कोई आपका बिजनेस स्टडीज नहीं है, ये कोई आपका लिटरेचर का थ्योरी नहीं है कि चलो जी ऊपर ऊपर समझ लिए तो रेडी। नहीं, लॉ के अंदर हर एक लाइन पढ़ते चले, यानी हर एक लाइन हम पढ़ाएंगे भी, हर एक लाइन की मतलब भी समझाएंगे, और हर एक लाइन आपको भी पढ़ करके चलना है। यहां आप लाइन कोई स्किप नहीं कर सकते, एक एक लाइन आपको पढ़ पढ़ करके चलनी है, तब जाकर के लॉ समझ आएगा तुम लोग, ये समझ लेना इस बात को। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, तो सबसे पहले यहां पर आकर हम लोग देख रहे हैं लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन। अपने सिलेबस में देखो यहां पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोडक्शन, यहां पर एक टॉपिक बना होगा। ओके, और यहां पर सबसे पहली लाइन में आकर के देखो वही बात कह रहा है कि सर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंस्टिट्यूट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मर्केंटाइल और कमर्शियल लॉ। देखा सबसे पहली लाइन में कमर्शियल लॉ मर्केंटाइल लॉ को गोला बना लो। कमर्शियल लॉ और मर्केंटाइल लॉ को मतलब हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस करा था कि सर ये हमारे ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, इनसे रिलेटेड होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट अगर हम लोग जैसे सिलेबस में पढ़ोगे, बहुत सारे सिलेबस में एक बुक बन जाती है मर्केंटाइल लॉ या कमर्शियल लॉ, और उस कमर्शियल लॉ या मर्केंटाइल लॉ के अंदर जब आप जाकर के देखेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट देखने के लिए मिलेगा। यानी जितना ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस, इंडस्ट्री इनसे रिलेटेड होगी वो सारी चीजें तुमको देखने के लिए वहां मिलेगी। इसलिए इनको बोला जाता है कमर्शियल लॉ या फिर मर्केंटाइल लॉ। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी एक तरीके का कमर्शियल लॉ या मर्केंटाइल लॉ है, यहां पर एक सीधे तौर पे बताने की कोशिश कर रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? डन है? तो ये कब, अभी अभी हम लोगों ने इसके ऊपर क्या पढ़ा कि ये 1872 में बना है। हमारा लॉ कब बना है? ये हमारा लॉ बना है 1872 में। लेकिन थर्ड लाइन के लास्ट साइड में आओ, राइट हैंड साइड में, कब से हमारे देश के अंदर ये लागू है? तो कह रहा है इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 सितंबर 1872। कब से चल रहा है हमारे देश के अंदर, लागू कब हुआ है? 1 सितंबर 1872। बोलो क्लियर है? तो ये डेट्स हैं, जरूर याद रखिए। ये डेट्स कभी कभी मल्टीपल चॉइसेस में अगर आ जाते हैं तो, क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर
डिटेल्स में पूछते हैं, मगर कहीं अगर कोई और एग्जामिनेशंस देते हो तो उसके अंदर कभी कभी ये मल्टीपल चॉइसेस में भी आ जाते हैं। तो लॉ पढ़ लो तो अच्छे तरीके से हम लोग समझ करके चलते हैं। बोलो यहां पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब जब तुम लॉ की बात करते हो, खास करके अब हम लोग आ गए अपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर, तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपको समझना पड़ेगा कि हम कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कमर्शियल लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट मर्केंटाइल लॉ कॉन्ट्रैक्ट बनता है, क्योंकि हर चीज कॉन्ट्रैक्ट है। हम तुम्हें ये सामान बेचना चाहते हैं, हम तुमसे ये सामान खरीदना चाहते हैं, ये सारी बातें देखते हो ना, होता है ना एग्रीमेंट, भाई हम तुमको इतने पे इतना सामान बेच देंगे। भाई बेच खरीद, सेल परचेज, बायर सेलर, यही तो है पूरे पूरे देखने वाले। तुम ज्यादातर दिखते हैं, बोलो दिखते हैं कि नहीं दिखते? कमर्शियल लॉ का मतलब ये सारी चीजें दिखते हैं। लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को दो पार्ट में समझने की कोशिश करें। कितने पार्ट में? दो पार्ट में। एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट, जनरल प्रोविजन, यानी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे बनता है। यहां ये नहीं बताएगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, समझ रहे हो? यहां ये नहीं बताया जाएगा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, बस कहेगा कॉन्ट्रैक्ट कर लो जी, कोई सा भी कॉन्ट्रैक्ट। उसके ये नियम है, यानी जनरल लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, जनरल लॉ रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। और एक होगा स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कुछ खास ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिनको विशेषता अलग तरीके से लिखा गया, उनके नियम कानून थोड़े से अलग होंगे। यानी कि आपको आपके स्कूल की यूनिफॉर्म ये है, पहन करके आनी है, ये हो गया जनरल, कि हमारे स्कूल का ये जनरल यूनिफॉर्म। अब हमने क्या कहा, हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म क्या होगा, यानी आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। हमने यूनिफॉर्म पर ही एक जनरल बात कर दी, ये है जी व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट, और फिर बाद में हमने क्या कहा कि हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म ये होगा, यानी यूनिफॉर्म पे ही बात कर रहे हैं। लेकिन अब स्पोर्ट्स यूनिफॉर्म स्पेसिफिक हो गया कि टी शर्ट्स पहनना है, पीटी शूज पहनने, तो अब आप स्पोर्ट्स वाले दिन जाओगे तो आप वो जनरल यूनिफॉर्म नहीं पहन सकते। तो आमतौर पे हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म ये है, लेकिन स्पोर्ट्स वाले दिन के लिए स्पोर्ट्स के ऊपर अलग यूनिफॉर्म हमारे लिए लॉ बना दिया गया, स्कूल के अंदर कानून बना दिया गया, रूल बना दिया गया कि ये पहना। उसी प्रकार से आपके लॉ के अंदर भी होता है। आमतौर पे कॉन्ट्रैक्ट क्या है, होगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कॉमनली कैसे होता है, उनकी जनरल गाइडलाइंस क्या है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे तो कैसे बनेंगे, उनके ऊपर अलग अलग तरीके से हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देख करके चलें। लेकिन हमारे सिलेबस के अंदर मोस्टली कौन सा है, हमारे सिलेबस के अंदर मोस्टली ये जो वो जनरल गाइडलाइंस या जनरल कॉन्ट्रैक्ट के ही प्रोविजंस को हम लोग को पढ़ करके चलना है। बोलो क्लियर है कि नहीं? जहां जहां जरूरत होगी हम लोग स्पेशल वाले को भी पढ़ेंगे। नीचे आकर के देखेंगे यहां पर, और यहां पर आप देख सकते हैं, कह रहा है द एक्ट डील्स विद द जनरल प्रोविजंस एंड रूल्स गवर्निंग टू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और आकर के देखो सेक्शंस को बांट रहा और कह रहा है अगले पैराग्राफ पे, द एक्ट इज डिविजिबल इनटू टू पार्ट्स। क्या कह रहा है? द फर्स्ट पार्ट सेक्शन 1 से लेके 75 तक, सेक्शन 1 से लेके कितने सेक्शन तक? 75 तक, डील्स विद जनरल प्रोविजंस ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जनरल प्रोविजंस ऑफ द लॉ, यानी जनरल कैसे कानून होगा, कैसे दो लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है, टूटता है, सजा क्या है, पेनल्टीज क्या है, ये सारी चीजें इसके अंदर हम देखेंगे। और दूसरा पार्ट है, यानी ये वाला देखो कह रहा है, देयरफॉर अप्लाइज टू ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, यानी ये सारी बातें किस पर लगेंगी? हर कॉन्ट्रैक्ट पे लगेंगी, हर कॉन्ट्रैक्ट पे लगेगी, उनका नेचर कैसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आगे चल के बोलेगा सेकंड पार्ट सेक्शन 124 से लेकर के 238 यानी 238 सेक्शंस तक, क्या कह रहा है यहां पर? डील्स विद सर्टेन स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो थोड़े से स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ डील करेंगे। जैसे यहां पर कह रहा है आइडेमनिटी, गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी। अब क्योंकि ये सारे शब्द तुमने सुने नहीं है तो तुमको समझ भी नहीं आएगा, लेकिन जहां जहां इनका उपयोगिता आएगा वो हम लोग करके चलेंगे। यानी अब तुमको क्या समझ करके चल रहा है कि सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना दो भाग में है, एक तो जनरल जो हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे लागू होगा, और एक स्पेसिफिक जो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट आएंगे उनमें वो एडिशनल बातें हमें ध्यान देकर के चलनी पड़ेगी। तो सेक्शन 1 से सेक्शन 75 तक आमतौर पे हमारे सिलेबस के अंदर आएगा, वो हम लोग को पढ़ करके चलना है। बोलो क्लियर जा रहा है हम लोग एकदम? अब समझ आया क्या हम लोग अभी तक पढ़े? क्विकली अभी तक समझेंगे कि सर हम लोग एक तो समझ गए लॉ पढ़ते कैसे, और आज के सिलेबस के अंदर हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में था हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को दो पार्ट में बांटा गया है, एक सेक्शन 1 से लेकर 75 तक जनरल, आमतौर पे कैसे कॉन्ट्रैक्ट करना, क्या करना, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। एक थोड़े से
स्पेसिफिक होंगे, स्पेशल होंगे, तो वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, मगर फिर भी हम लोग जहां जहां जरूरत पड़ेगी उनको समझने की कोशिश करें। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलो, तो अब आप समझ लीजिए कि हम लोग अब बाकी कोई चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग अपने सिलेबस के अंदर आ सकते हैं, पेज नंबर 1.3 पर आ जाएंगे और वहां से अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। जो भी सबसे पहले क्या समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट है क्या, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, क्या कह रहे हैं, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। आ जाए पेज नंबर 1.3 पे आ जाओ और यहां पर सबसे पहली बात आ रही है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले अच्छा, पहले तो मैं एक बार ना रीड कर देता हूं उसे, फिर मैं आपको बताऊंगा जो अब ये भी चीजें हम लोग सीखे हैं कि कैसे रीड करना है। पहले शुरुआत में पढ़ रहा हो, तुम लोग एकदम फ्रेश हो, तो हर छोटी बड़ी बात मुझे सिखानी है तुम लोग, ठीक है? हर छोटी बड़ी बात हम लोग सीख करके चलेंगे। और यहां पर देखेंगे क्या कह रहा है, क्या कह रहा है यहां पर, द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर, बोलो क्या बोल रहा है, सेक्शन 2। और क्या सबसेक्शन बोल रहा है या क्लॉज बोल रहा है, क्लॉज एच, सीधे आ रहा है ना, 2H आपको देखने के लिए मिल रहा है यहां पर। तो यहां पर देखिए कह रहा है सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बोलो क्लियर है, समझ रहे हम लोग? यानी किसमें है, तो सेक्शन 2। हो सकता है सेक्शन 2 के अंदर डिफरेंट क्लॉजेस किसी और के मीनिंग भी बताते हो, लेकिन सेक्शन 2 ऑफ विच लॉ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का जो सेक्शन 2 है उसका क्लॉज एच, कोई भी क्लॉज नहीं, क्लॉज एच किस चीज को बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो वो डिफाइन कर रहा है यहां पर, और यहां पर आकर के कह रहा है एन एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। सारे देखेंगे कह रहा है एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। बोला बनाओगे एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ को, एग्रीमेंट बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। जैसे ही लोगों ने ध्यान से देखा ना, अब ध्यान से समझना क्या कह रहा है, एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। दो बातें हैं इसके अंदर, एक बात कह रहा है एग्रीमेंट, देखो लॉ कितनी छोटी छोटी बातों को पढ़ता है, और दूसरी बात कह रहा है इनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब ये दोनों बात को हमें समझ करके चलना पड़ेगा। एग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, नीचे में देखना उस बात को कहा है, द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एसेंशियल एलिमेंट्स। 2 एसेंशियल एलिमेंट्स कह रहा है। नंबर 1 क्या कह रहा है जी, एक तो होना चाहिए एग्रीमेंट, और दूसरा क्या कह रहा है, इट्स इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। अब दोनों का मतलब समझ, पहले साधारण ढंग से समझते हैं और फिर उसके डिटेल एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है पहले किसी भी चीज को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एक एग्रीमेंट होना जरूरी है। एक एग्रीमेंट होगा, जब तक एग्रीमेंट नहीं तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं। तो कह रहा है एग्रीमेंट होना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि भाई इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ। अब ये इनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या कह रहा है, दो लोग आपस में एग्रीमेंट कर ले, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा। साथ ही साथ कानून में उसको पूरा कराने के लिए भी प्रोविजंस होने चाहिए, कानून उसे पूरा करा सके। अब मान लो दो लोग आपस में कह लिए कि भाई हम और तुम आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि तुम मुझे 1 लाख रुपए दो और मैं किसी की किडनैपिंग कर लूंगा। बोलो क्या हम दोनों ने एक एग्रीमेंट कर लिया कि नहीं कर लिया? कर लिया जी, यानी एग्रीमेंट तो बन गया। 2H क्या कह रहा है, कह रहा है एग्रीमेंट, लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। आगे चल करके हम करेंगे, हम बोले नहीं 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 हम नहीं करेंगे। अब तुम कोर्ट में जाकर के मेरे खिलाफ केस करके या किसी कानून को रेफर करा के कहोगे क्या, या क्या प्रूफ कर सकते हो किस आपने मेरे साथ एग्रीमेंट किया और अब आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो हम कोर्ट जाएंगे और जज साहब से जाकर के बोल पाओगे कि जज साहब इसने मुझसे कहा था कि भैया 1 लाख 2 लाख रुपए देना, मैं इसकी किडनैपिंग कर लूंगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट से मुकर रहा है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा कराइए। क्या जज पूरा करा पाएगा इस कॉन्ट्रैक्ट? कहेगा कि हाँ हाँ ठीक कह रहा हूं, तुम दोनों के बीच में एग्रीमेंट है। अब कानून इसको बोलेगा हाँ पूरा करो, नहीं कह सकता, कानून इसे इन्फोर्स नहीं करा सकता। यानी ऐसी कोई चीज जो लॉ इन्फोर्स ना करा पाए, लॉ इन्फोर्स कराने का मतलब होता है जो ऑब्लिगेशंस ना क्रिएट कर पाए, किसी व्यक्ति का अधिकार ना क्रिएट कर पाए। तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है जो हमसे जबरदस्ती कह लो कि जाओ जी उसकी किडनैपिंग कर लो, मेरे ऊपर कोई लायबिलिटीज नहीं है कि मैं किडनैपिंग करूं। यानी ऑब्लिगेशन और राइट्स क्रिएट होने चाहिए तभी लॉ, और नहीं पूरा करने पे लॉ उसे इन्फोर्स करा सके। अगर मैंने तुमसे कहा कि भाई मैं 40 रुपए किलो इस पर्टिकुलर तारीख पर, मान लो घर में शादी है, पर्टिकुलर तारीख पर 40 रुपए किलो मैं तुम्हें एक चावल बासमती राइस सप्लाई करूंगा 100 किलो, हमने आपसे कर लिया कॉन्ट्रैक्ट।
अब मैं कह दिया नहीं करूंगा, तुम जा सकते हो कोर्ट, और कोर्ट जाकर के कह सकते हो कि इसने मुझे इस तारीख पर एग्रीमेंट करा था, अब कोर्ट कहेगा पूरा करो, यानी अब कोर्ट उसे पूरा करा सकता है। यानी यहां पर एक अधिकार तुम्हारे पास है मुझसे वो चीज कराने का, मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, ऑब्लिगेशंस है कि मुझे ये पूरा करना पड़ेगा। तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जहां क्रिएट होते हैं, जहां कानून उसे इन्फोर्स करा सके, तब वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का रूप लेगा। बोलो क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यानी दो एसेंशियल एलिमेंट्स लेकर के चलना है। नंबर वन कि भैया वो एग्रीमेंट होना चाहिए, लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट होने से क्या कोई चीज कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी? नहीं सर। दूसरी चीज क्या है इसके अंदर? दूसरी चीज ये है कि इसके अंदर साथ में इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, कानून, कोर्ट उसे पूरा करा सके, आपको अधिकार दे सके, आपके ऊपर लायबिलिटीज क्रिएट कर सके, ऑब्लिगेशन क्रिएट कर सके, तब जाकर के हम लोग इसको बोलते हैं एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ। बट ये तो आसान भाषा में हम लोगों ने किया, अब बहुत डिटेल के अंदर हम लोग आकर के इसको पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले सबसे नीचे आ जाओ, और नीचे आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है अभी आगे पढ़ते हैं, उसके बाद मैं नीचे लेकर के जाऊंगा। और आपके दिमाग में आएगा कि सर एग्रीमेंट कैसे बनता है? एग्रीमेंट का अभी आमतौर पे हम लोगों ने कह लिया, और आमतौर पे हम लोग कहते भी एग्रीमेंट या मूवी में देखते हो गया एग्रीमेंट ऐसे साइन कर लेता था एग्रीमेंट। यार एग्रीमेंट होता क्या है वो भी तो समझना पड़ेगा, क्या होता है एग्रीमेंट, वो समझ करके हम लोग चलेंगे। और यहां पर आइए, और सबसे पहले देखिए एग्रीमेंट को यहां पर डिफाइन करने की कोशिश कर रहा है, और वापस से देखना एग्रीमेंट में क्या लिख रहा है। टर्म एग्रीमेंट, सब कोई उसी में जस्ट नीचे आकर के पढ़ो, द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E। बोलो क्या बोल रहा है? सेक्शन 2 क्लॉज E। अब समझ रहा हो कैसे प्रीड करना होता है उसको? 2E भी बोलोगे तो चलेगा, बट याद रखना कि क्लॉज है, वरना 2E में लिखने में 2 और E बिना ब्रैकेट के लगा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। E वो भी स्मॉल, यानी क्या वो क्लॉज डिफाइंस, पहले हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद बोर्ड पे समझेंगे। तो कह रहा है द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E ऑफ द एक्ट डिफाइंड एज, अब लाइन से देखना, अंडरलाइन भी करेंगे, एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तीन बातें कह दिया इसके अंदर, क्या क्या कह रहा है? एवरी प्रोमिस, एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, और आगे कह रहा है फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस। किस पर लेकर के आ रहा है? कह रहा है हर प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, और तीसरी बात क्या कह रहा है? फॉर्मिंग, ये तीनों को अलग अलग गोला बनाना, तीनों को अलग अलग गोला बनाना, अलग अलग, अगर पेन का तुम्हारे पास हाइलाइटर है तो तीनों अलग अलग कलर से तुम हाईलाइट कर सकते हो। क्या लिख रहे हैं हम लोग? एवरी प्रॉमिस, उसके बाद एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, और उसके बाद फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब इनको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि सर क्या ये बातें बोलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तीनों बात, तीनों का जो आप बना रहे हैं, तीनों को गोला अलग अलग बना करके चलेंगे तो पता चलेगी ये तीन बातों पर हम लोग को फोकस करके चल रहा है, ये तीन बातों पर हम लोग को फोकस करके चल रहा है, ठीक है। अब समझो, पहले समझेंगे ना, एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे तो हम लोग को समझ होकर के चलेगा ये सारी चीजें। कह रहा है मान लो दो पर्सन है ए और बी, क्लियर है? इसने इसको प्रॉमिस किया, क्या कह रहा है? प्रॉमिस। लेकिन मैं सीधे प्रॉमिस पर लेकर के नहीं आता ना, ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में हम कह रहे हैं कि एग्रीमेंट हुआ। क्या बोल रहे हैं? एग्रीमेंट। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट हुआ, और सेक्शन 2E यानी सेक्शन 2 क्लॉज E क्या कह रहा है कि भैया एग्रीमेंट के लिए कौन कौन सी बातें कह रहा है? कह रहा है भाई एग्रीमेंट का मतलब होता है प्रॉमिस, ठीक है, और इसके अंदर और क्या बोला? सेट ऑफ प्रोमिसेस, सेट ऑफ प्रोमिसेस, यानी चाहे एक प्रॉमिस हो चाहे सेट ऑफ प्रोमिसेस, कई सारे प्रोमिसेस। और थर्ड लाइन क्या बोल रहा है? फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब हम इसलिए इस पर इतना डिटेल समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आगे चल करके पर कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीजें यूज होती है, इसलिए बड़े ध्यान से देखेंगे। सर प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस एंड फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर तो इज इक्वल टू सर एग्रीमेंट होता है।
सर प्रॉमिस क्या होता है, किसको बोलेंगे प्रॉमिस? सर प्रॉमिस समझा दो ना तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि एग्रीमेंट है क्या, क्योंकि प्रॉमिस समझ गया, समझ गया एक प्रॉमिस चाहे कई सारे प्रॉमिस। और फिर सर दूसरी बात ये समझाना कि ये क्या लाइन बोलने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि लॉ का मतलब ही होता है कानून की एक एक बारीकियों को समझना, एक एक लाइन को समझना, तब सर समझ आएगा कि आखिर क्या बात बोलने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। बोलो डन है, यहां हम लोग समझ रहे हैं? ठीक है, चलो भाई प्रॉमिस समझते हैं। आएंगे नीचे, वहीं पर नीचे आओगे सेक्शन 2B एग्रीमेंट के, यहीं आकर के देखो सेक्शन 2B दिख रहा है यहां पर, वहीं पर सेक्शन 2B डिफाइंस प्रॉमिस एज, और कहानी बता रहा है, कहानी बताने की कोशिश कर रहा है। मैं पहले कहानी पढ़ता हूं फिर आगे यहां पर हम लोग करेंगे। कह रहा है व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल को गोला बनाओगे, एक नया शब्द आ रहा है प्रपोजल इज मेड। क्या कह रहा है? व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, पहले पढ़ लेते हैं फिर हम लोग बोर्ड पे देखेंगे। सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. कहानी बता दिया, सुनना अब इसको एकदम अपने भाषा में समझो। क्या कह रहा है? कह रहा है भाई जब एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को कोई प्रपोजल दिया, प्रपोजल का मतलब ऑफर, क्या होता है? ऑफर, ऑफर बोलो प्रपोजल बोलो, बात एक ही है। अब देखना स्टेप चला रहा हूं। ए ने बी को प्रपोजल दिया, कोई भी चीज का प्रपोजल या फिर ऑफर, क्या है? और बी ने जैसे ही इस पर एक्सेप्टेंस दिया, बोलो एक्सेप्टेंस समझ आ रहा है? रॉन्ग साफ लिख दे। कह रहा बी ने जैसे ही इसके ऊपर एक्सेप्टेंस दिया, यानी जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ऑफर देता है, प्रपोजल देता है किसी भी चीज का, और दूसरा व्यक्ति उसे एक्सेप्टेंस देता है, बस तुरंत ये ऑफर, ये प्रपोजल प्रॉमिस में कन्वर्ट हो जाता है। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? फिर से सुनो कि जब किसी व्यक्ति को कोई ऑफर मिलता है और जैसे ही वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है वो प्रॉमिस का रूप लेता है। क्लियर है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मैं तुम्हें 20,000 में तुम्हारे फाउंडेशन की कोर्स को कंप्लीट कराऊंगा। मैंने एक ऑफर दिया बट वो सही है, चुप हो। तो क्या ये प्रॉमिस बन चुका है? क्या मेरे भी हाथ से ही कोई प्रॉमिस बन गई है क्या? या तुमने कोई कमिटमेंट दे दिया है क्या मुझे? नहीं, बिकॉज यू हैव नॉट एक्सेप्टेड। पर्सन 1 गिविंग एन ऑफर टू पर्सन 2, बट पर्सन 2 इज साइलेंट, अभी वो कुछ नहीं बोला। बट जैसे तुम बोलते ओके हम तैयार हैं, वैसे ही ये हमारा ऑफर तुम्हारे द्वारा एक्सेप्टेड हो जाता है एंड दिस बिकम्स प्रॉमिस। तो क्लियर जा रहा हो कि नहीं जा रहा? अब लाइन पढ़ो, ज्यादा बेहतर समझ आएगी। क्या कह रहा है? सेक्शन 2 डिफाइंस प्रॉमिस एज व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, यानी पर्सन 2 तुम, जैसे ही तुम्हें कोई प्रपोजल मिला, मेरे तरफ से एक प्रपोजल मिला, बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? टू हुम प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयरटू। एसेंट का मतलब होता है कॉन्सेंट देना, अपनी सहमति। एसेंट का मतलब था सहमति। जैसे जिस व्यक्ति को ऑफर दिया गया वो अपनी सहमति दे रहा है, आप सहमति लिख सकते हैं एसेंट पर, कॉन्सेंट, सहमति, रेडी, एग्री किया, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। आप इसको सीधा भाषा में भी लिख सकते हैं, व्हेन अ प्रपोजल इज मेड टू समवन एंड व्हेन द अदर पर्सन signifies his assent thereto or accept the proposal, it becomes promise. बोलो promise clear हो गया? What is promise? What is promise? तो सर promise समझ आ गया सर। promise का मतलब होता है सर offer plus acceptance। अगर सर offer plus acceptance दिख गया ना हमको, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे? That is promise। बोलो clear जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आगे नीचे भी लिखा होगा उसको हम लोग देख लेंगे। That is offer plus acceptance, this is what? This is promise, this is promise। तो भैया अब promise एक हो या set of promise हो, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, ठीक है सर। अब set of promise भी हम समझ गए। अब ध्यान से सुनना सर, forming consideration for each other का मतलब क्या हो गया? अब forming consideration का मतलब अभी मैंने कहा, ध्यान से देखो आप, मैंने कहा प्रपोजल दिया कि भाई मैं ए, तुम बी हो, मैं ए हूं। मैंने कहा मिस्टर ए ने प्रपोजल दिया कि मिस्टर बी हम तुम्हें 5,000 रुपए में, अब देखो क्या कह रहे हैं,
मिस्टर ए कह रहा है 5,000 रुपए में, ₹5,000 में टू कंप्लीट योर कोर्स। चलिए, कंप्लीट योर कोर्स एंड मिस्टर बी गिव्स द एक्सेप्टेंस। ठीक है, बढ़िया, करा दो। अब समझ रहे हो, इनडायरेक्टली मिस्टर ए का प्रपोजल जब कंप्लीट होता है तो मिस्टर ए के ऊपर क्या ये जिम्मेदारी है कि भैया अब तुमको ये काम कराना है 5,000 रुपए के बदले में। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? लेकिन इनडायरेक्टली अगर सोचो तो क्या मिस्टर बी के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है कि नहीं कि अगर ये चीज तुम्हें मिल रही है तो तुम्हें 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। बोलो सिंपल बात जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो अ प्रॉमिस व्हेन एक्सेप्टेड और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। कंसिडरेशन को गोला बना करके समझने की कोशिश करेंगे। कंसिडरेशन का मतलब होता है कि आखिर भैया तुम बदले में क्या दे रहे हो। यानी अगर मैंने तुम्हें कहा कि 5,000 के बदले मैं तुम्हें तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, तो यानी 5,000 मेरे लिए कंसिडरेशन है किस चीज का? तुम्हें कोर्स कंप्लीट कराने का। लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हारे उस 5,000 का कंसिडरेशन तुम्हारा क्या है? वो कोर्स जो मैं कंप्लीट कराऊंगा। यानी किसको बदले में क्या मिल रहा है? व्हाट आर यू गेटिंग? यानी प्राइस। एक चीज समझ लो, देसी भाषा में बोले, प्राइस क्या है इसका, कंसिडरेशन क्या है इसका, बदले में मुझे क्या मिलेगा, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन। तो अब समझिए यहां पर, क्या एक व्यक्ति का दिया गया ऑफर और उस व्यक्ति का एक्सेप्ट किया हुआ चीज, दोनों के लिए एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मिस्टर ए के लिए ये 5,000 कंसिडरेशन है तो मिस्टर बी के लिए वो कोर्स कंसिडरेशन है जो उस 5,000 के बदले उसे मिल रहा है। बोलो क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? यानी मिस्टर बी के लिए दैट कोर्स इस कंसिडरेशन और मिस्टर ए के लिए उस कोर्स के बदले जो उसे, यानी जिसे हम अपनी दी हुई चीज के बदले जो चीज मिलती है वो उसका कंसिडरेशन। बोलो क्लियर है? तो एग्रीमेंट के अंदर जब दो व्यक्तियों के अंदर कोई प्रपोजल तैयार हो रहा है और एक्सेप्टेंस हो रहा है, यानी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस हो जा रहे हैं, तो वो सब कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, उन दोनों के लिए एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन। बोलो क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा? व्हाट इज एग्रीमेंट? व्हाट इज एग्रीमेंट इज नथिंग बट प्रॉमिस। तो एग्रीमेंट बोलो या प्रॉमिस बोलो, बात एक ही है। क्योंकि जब मैं एग्रीमेंट बोलूंगा तभी मैं बोलूंगा ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इज एग्रीमेंट। प्रॉमिस बोलूंगा तो भी वही बोलूंगा, प्रॉमिस व्हेन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इज। तो एग्रीमेंट और प्रॉमिस को तुम सिंपल भाषा में एक ही समझ सकते हो, है ना? प्रॉमिस और प्रॉमिस का मतलब ही होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। तो अगर हम लिख रहे हैं एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस एंड ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तो डायरेक्टली नहीं बोल सकते एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं सर। दिमाग खेल रहा होगा कि सर क्या क्या पढ़ लिया लाइन से, समझ नहीं आ रहा, बट बहुत आसान है, आप सबको कंक्लूड करके जाएगा। हाँ पूछो। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है, फिर दोनों के लिए क्या हुआ? हाँ बिल्कुल दोनों के लिए हो गया। एक व्यक्ति ऑफर को एक्सेप्ट करके भी अपने ऊपर अधिकार भी क्रिएट करेगा और ऑब्लिगेशंस भी करेगा, लेकिन डिपेंड करेगा क्या वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है जो कि आगे पार्ट में पढ़ना है। अभी तो एग्रीमेंट कर रहा है, अभी तो एग्रीमेंट कर रहा है, यानी दोनों के लिए हो गया। कुछ पूछना है? बोलो समझ आ रहा है? यानी सर अब हम लोग समझ गए, अब वापस से लेकर के आओ। अब हम लोग पढ़ना यहां से सर कुछ स्टार्ट किए थे, हम लोग पढ़ना कुछ यहां से स्टार्ट किए थे कि हम लोग स्टार्ट किए थे सर कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना। दिस इज, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना स्टार्ट किए थे और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर सर हम लोगों ने कहा था कि एग्रीमेंट प्लस दूसरा चीज क्या हम लोगों ने कहा था, इनफोर्सिएबल एट लॉ, यानी कानून जिसको पूरा भी करा सके। तो सर सबसे पहले हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एग्रीमेंट समझने की कोशिश किया। अब एकदम क्लियर जा रहे हैं हम लोग कि सर कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ना स्टार्ट किए थे। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम लोगों ने कहा कि भाई एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबल एट लॉ। अब एग्रीमेंट के अंदर हमको समझ आ गया सर एग्रीमेंट क्या होता है, एक व्यक्ति किसी को ऑफर देता है और दूसरा व्यक्ति उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट आ जाता है। लेकिन दोनों चीज होनी चाहिए सर। और सर एग्रीमेंट को क्या प्रॉमिस की बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हो, क्योंकि एग्रीमेंट का मतलब ही होता है प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस, जिसका फर्दर मतलब होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। यानी अगर क्वेश्चंस के अंदर व्हाट इज प्रॉमिस आता तो भी आप ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस बोल सकते हो,
और अगर क्वेश्चंस के अंदर एग्रीमेंट आता तो क्योंकि कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, प्रपोजल और ऑफर समझ आ रहा है ना, प्रपोजल और ऑफर लॉ के भाषा नहीं, ये तो मतलब है हमने किसी को प्रपोज किया और उसने उस चीज को एक्सेप्ट किया, कोई भी चीज, whatever you are giving the proposal to someone, if that person is accepting it, that becomes promise. हाँ सर जब आप पहले बोले थे जो एग्रीमेंट में ये और बी जो मतलब ऑफर दे रहा है बी को, अब बाद में वो बी मना कर देता है, हाँ। तो मतलब लॉ नहीं, अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो पहले तो एग्रीमेंट बन गया, अब वो मना कर रहा है तो लॉ से पूरा कराएगा नहीं कराएगा, वो इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ में समझे। हमने कहा कि भाई 1 लाख रुपए दे, इसको किडनैप कर लेंगे, तुमने बोला ओके, एग्रीमेंट हो चुका, बिकॉज आई मेड एन ऑफर, यू हैव एक्सेप्टेड इट, यू हैव एक्सेप्टेड इट, तो एग्रीमेंट इज देयर। बट क्या सिर्फ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना देगा क्या? नो। अब कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमें अगली चीज जो चीज करनी है, ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, हाउ एग्रीमेंट इज क्रिएटेड, व्हेन ऑफर इज मेड एंड व्हेन द ऑफर इज एक्सेप्टेड, दैट एग्रीमेंट इज कंप्लीट, एग्रीमेंट बन चुका। लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अगर कानून के नजर में उसकी वैलिडिटी नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, और हम लोग कॉन्ट्रैक्ट पढ़ते हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब हम लोग आ रहे हैं इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। बोलो क्लियर हो गया? एग्रीमेंट क्या है, प्रॉमिस क्या है, प्रपोजल क्या है? प्रपोजल और ऑफर तो सिंपल चीज है सर। बोलो क्लियर है? तो दो ही टर्म पे ध्यान देना, एग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रॉमिस है एंड प्रॉमिस इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस है। इतनी बातें याद करके हम लोग को चलनी है। अब अगली चीज हम लोग लेकर के आ रहे हैं, नीचे आएंगे और यहां पर आकर के पहले एक बार रीड कर ले, ये सारी चीज जो हम लोगों ने समझी अपनी किताब में रीड कर ले फटाफट। देखो कह रहा है द फॉलोइंग पॉइंट्स, उसी में एग्रीमेंट और प्रॉमिस के नीचे ही, द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज एज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। अबव डेफिनेशन से हमारे पास कुछ पॉइंट्स निकल करके आ रहे हैं। कह रहा है व्हेन द पर्सन टू whom द प्रपोजल इज मेड, जिसको प्रपोजल किया जा रहा है, signifies his assent that proposal which is made to him, उस पर वो अगर अपनी सहमति देता है, हामी भरता है, the proposal becomes accepted। क्या माना जाता है? प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, and accepted proposal becomes promise, and promise is what? That is agreement। आइए नीचे में देखिए, एग्रीमेंट इज इक्वल टू क्या लिख रहा है शॉर्ट में, आपको यही समझ करके चलना है। एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर या फिर प्रपोजल बोलिए प्लस एक्सेप्टेंस, दो हो गया तो हम उसको बोल रहे हैं दैट इज एग्रीमेंट हो गया। लेकिन सिर्फ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, इस पर हम लोग को फोकस रखना है। तो कैसे सर, कैसे चलेगा? नीचे में आकर के देखो क्या कह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल या फिर एग्रीमेंट बोल दो। एक्सेप्टेड प्रपोजल इज व्हाट? एग्रीमेंट या प्रॉमिस, प्लस क्या बोल रहा है, तो दोनों का अलग अलग गोला बनाओगे, क्योंकि इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ पे समझ करके हम लोग को चलना पड़ेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ, तो इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे कि भाई लॉ में इनफोर्सिबल होने का बाद क्या होता है सर? इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ यानी जहां पर लीगल ऑब्लिगेशंस या ड्यूटी क्रिएट की जा सके, कानून उसे पूरा करा सके, एक व्यक्ति को अधिकार और एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दे सके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ, यानी कानून जिस चीज को पूरा करा सके लॉ के माध्यम से। तो इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ में आकर के देखिए लिख रहा है एन एग्रीमेंट टू बिकम कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन विच मींस ड्यूटी इनफोर्सिबल एट लॉ। अंडरलाइन कर लेंगे, मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन यानी ड्यूटी इनफोर्सिबल ऑफ लॉ, ऐसी कोई जिम्मेदारी जिसे लॉ पूरा करा सके। बोलो डन है कि नहीं डन है? बोलो डन है? तो सर जब कोई चीज ऐसी होगी एग्रीमेंट जिसको कानून पूरा करा सकता है, कानून सामने वाले पर प्रेशर डाल सकता है, पूरा करो, नहीं पूरा करने पे इसके कंसीक्वेंसेस देखेंगे, ठीक है ना? तो तब जाकर के हम लोग कहेंगे, यानी बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी बाइंडिंग मतलब जो सामने वाले को बाइंड कर दे कि अब तुम्हें पूरा करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो इसके कंसीक्वेंसेस हैं, पेनल्टीज हैं, फाइन्स हैं, ये सारी चीजें आगे आएंगी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर? कंपनसेशन है, वो सारी चीजें आएंगी, वो आगे बढ़ेंगे। बोलो क्लियर हो गया? व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ। एग्रीमेंट का मतलब हो गया व्हेन अ प्रपोजल इज मेड, यानी सीधे बोल सकते हो एक्सेप्टेड प्रपोजल। क्या बोल सकते हो एग्रीमेंट को? एक्सेप्टेड प्रपोजल, देसी भाषा, और प्लस इनफोर्सिबल एट लॉ। कुछ एग्जांपल्स दिया, नीचे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले आकर के हम लोग देखते हैं, सीधे नीचे आकर के देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स दिया है, नीचे आकर के देखेंगे। कह रहा है ए एग्रीज, एग्जांपल नंबर 1 पे आएंगे और देखेंगे ए एग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर 2 lakhs टू बी। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? एकदम सिंपल एग्जांपल जा रहा है और कह रहा है हियर ए इज अंडर एन ऑब्लिगेशन। अब बोलो
ए ने कहा बी मैं तुम्हें 2 लाख में बेचूंगा, और बी भी मान लो एक्सेप्ट कर चुके हैं इसको। बोलो क्या कह रहा है, ए इज अंडर एब्लिगेशंस, क्या यहां पर ए के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि नहीं कि तुम्हें कार देना पड़ेगा, और बोलो क्या बी के पास एक अधिकार है कि नहीं कि कार प्राप्त करेगा। बोलो ऑब्लिगेशंस आया। लेकिन अब राइट की भी बात देखो, नीचे लिख रहा है, कह रहा है यहां पर ए इज अंडर ऑब्लिगेशन टू गिव कार टू बी एंड बी हैज द राइट टू रिसीव द कार ऑन पेमेंट ऑफ 2 lakhs, और बी के पास क्या यहां पर एक अधिकार है। और अब दूसरे भाषा में तरफ से पढ़ो तो कह रहा बी इज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे 2 lakhs, क्या बी के ऊपर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं कि तुम 2 लाख पे करोगे कार के बदले, और ए के पास क्या अधिकार है कि हम 2 लाख रिसीव करेंगे। देख रहे हो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, तब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको लॉ पूरा करा सके। यहां पर देखो क्या कह रहा है, एंड ए हैज राइट टू रिसीव 2 lakhs। तो इतना आपको एक्सप्लेन नहीं करना, ये सिर्फ समझने के लिए। क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं आते, लेकिन जब तक ये चीजें नहीं समझोगे तो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को हैंडल नहीं कर पाओगे। अब समझ आ रहा क्या है, क्यों बार बार कह रहा है, अगर कोई दो के बीच में प्रॉमिस तय हो रहा है तो दोनों के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रहा है। एक तरीके से प्रोमिसी भी प्रोमिसर है, हालांकि लॉ के भाषा में हम लोग डिफरेंटली पढ़ेंगे। यानी अगर हमने किसी को बोला कि भाई 10 लाख के बदले तुम मुझे सामान दे दो, और सामने वाला हाँ करता है, तो एक तरीके से उसने भी एक इनडायरेक्ट प्रॉमिस मार दिया। क्या मार दिया कि तुम्हारे सामान के बदले मैं तुम्हें 10 लाख ये जो भी टर्म फिक्स किया वो करूंगा। समझ रहे हो नहीं? इसीलिए कंसिडरेशन फॉर्मिंग फॉर ईच अदर का दोनों के राइट्स एंड, लेकिन ये कब हो सकता है, जब इनफोर्सिबल एट लॉ। वरना किडनैपिंग वाला एग्जांपल, लॉ हमने कहा एग्रीमेंट तो हो गया मगर लॉ पूरा नहीं करा पाए, तो वो इनफोर्सिबल एट लॉ नहीं होगा। तो इनफोर्सिबल एट लॉ होना जरूरी है। एग्जांपल नंबर 2 में आएंगे, और आकर के कह रहा है फादर प्रोमिसेस। अब देखना बड़ा बढ़िया एग्जांपल है, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। कह रहा है फादर प्रोमिसेस टू हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ 500 एवरी मंथ। ऐसे पापा खुश हो गए तुम्हारे किसी से, जा बेटा तुम्हारा 500 रुपए हर महीने पॉकेट खर्च देंगे। अब किसी कारणवश तुम्हारे पिताजी ने, अब बोलोगे कि अच्छा लॉ में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H कहता था एग्रीमेंट, ये भूल गए हो। सर आधा अधूरा पढ़ने का आदत है, थोड़ी बात याद आ रही थी, एग्रीमेंट फादर ने कहा था पे करेंगे, और मैंने हामी भी भरा था हाँ। फादर ने मूड में कह दिया अगले महीने तुम, तारीख आ गया, बोल रहे हो पापा आपने पूरा नहीं किया अपना, या क्या बोला था, बोला ये बोला था। अब वो कह रहा है कि नहीं देंगे। अब तुम पहुंच गए कोर्ट, कह रहे हो जज साहब पिताजी मुकर रहे हैं, फटाफट लागू करो। बोलो क्या कोर्ट लागू करा देगा? नो। तुम्हारे दोस्त ने कहा भाई मेरा आज बर्थडे है, पार्टी है, तुमने कहा हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। He made offer, you accepted it, that becomes promise, agreement. किसी कारणवश नहीं गए, तुम्हारे घर नोटिस भिजवा दिया लॉयर का कि कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया जिसने, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दोस्त नहीं आ गया, जेल में डालो इसको, जज जेल में डाल देगा, कहेगा एक तो बर्थडे में बुलाया, नहीं गए, बचत ही कराया, जेल भी जा रहे हैं, नहीं हो सकता। दैट इज नॉट इनफोर्सिबल एट लॉ। दीज आर द सोशल एग्रीमेंट्स, दीज आर द सोशल एग्रीमेंट्स। ये इनफोर्सिबल एट लॉ नहीं हो सकते। समझ रहे हो कि नहीं? चाहे वो इलीगल हो या सोशल हो, ऐसी चीजें जिनको भी अगर इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता तो वो नहीं कहलाएंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट, हाँ एग्रीमेंट है बट दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। नीचे में देखो कह रहा है बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर ऑन, बेटे को धोखा दे दिया। द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ एज दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट। ये सोशल एग्रीमेंट हो या इलीगल हो या कोई भी ऐसी चीज हो जिसको इन्फोर्सिबल नहीं कराया जा सकता, दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए दोनों चीजें होनी चाहिए। अब कौन सी चीजें हैं कौन सी चीजें नहीं है वो धीरे धीरे हमें समझ आएंगे, बट कुछ चीजें तो फालतू होंगी जिनको देखते हुए हम समझ सकते हैं जब हम इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ें। आगे चल करके हमारा आएगा व्हाट आर द इसेंशियल्स ऑफ वैलिड। तो इतनी चीजें पढ़ने के बाद एक मन में बात आएगा ना कि सर कौन कौन सी चीजें इन्फोर्स हो सकती है, कौन कौन सी चीजें इन्फोर्स नहीं हो सकती, कौन सी चीजें इन्फोर्स हो सकती है। तो वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ेंगे, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी एग्रीमेंट तो यार तुम कोई भी फालतू चीज पे कर सकते हो, कोई भी फालतू चीज पे कर सकते हो। कहते हो कि तुम मुझे 5,000 देना, हम तुमको उड़ना सिखा देंगे,
वो कहते हो ठीक है जी हम 5,000 देंगे, तुम हमको उड़ना सिखा देना। हो गया कॉन्ट्रैक्ट, उड़ा दोगे उसको कहोगे हाँ ठीक है चलो उड़ा देते हैं, पंख लग जाएगा, उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब वैलिडिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्या इलीगल है, कोई चीज हो ही नहीं सकती है तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई चीज जिसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, दैट इज नॉट इन्फोर्सिबल एट लॉ, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिर्फ एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा। इन दोनों एग्जांपल से क्लियर हो रहा है एकदम? बोलो, आएंगे नीचे। तो कह रहे हैं यहां पर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद, नीचे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विद ओनली सच लीगल ऑब्लिगेशन which has resulted from agreements. Such legal obligations must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview of the law of the contract. कह रहा है बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के बाहर हैं बहुत सारे ऐसे ऑब्लिगेशंस। हालांकि एग्रीमेंट्स के अंदर मोस्टली आ जाते हैं, मगर बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाहर आते हैं। जैसे यहां पर दे रहा है an obligation to maintain wife and children under an order of court of law। तो कह रहा है कि भाई और भी ऑब्लिगेशंस हैं, जैसे कोर्ट नहीं ऑर्डर कर देता है कि कोई डाइवोर्स होता है तो कहता है कि तुम अपने बीवी और बच्चों का हर महीने इतना पैसा दोगे, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, उसको कोर्ट ने बोल दिया, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते। समझ गए? अगर कोई कानूनी जिम्मेदारी सौंपी जाए कि आपको ये करना है कोर्ट के ऑर्डर से या दूसरे कानून के तहत, तो फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझना। लेकिन ये हमारे समझ से बाहर है, हम लोग मतलब हमें ये नहीं उतना समझ करके चलना, दिस इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट तो हमें पढ़ना ही नहीं है ना, दैट इज नॉट कॉन्ट्रैक्ट, उसको बहुत ज्यादा हम लोग डिटेल नहीं समझना। बट ये कह रहा है हर ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट से ही नहीं आएगा, कुछ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस आ सकता है जिसको कानून आप पर थोप दे तो उसको तो पूरा करना पड़ेगा। वहां थोड़ी कहोगे कि नहीं एग्रीमेंट नहीं हुआ था, हम तो एक्सेप्ट ही नहीं किए हैं, वो कह दिया कोर्ट के अपने बीवी बच्चों का पालन करना, भाई छोड़ करके जा रहे हो करना है, तो तुम ये थोड़ी बोलोगे नहीं हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एक्सेप्ट नहीं किया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो इनफोर्सिबिलिटी एट लॉ ही सिर्फ होगा, एग्रीमेंट तो है ही नहीं बोल सकते। वो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस है, दैट हैज नथिंग टू डू विद द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो यहां पर एक लाइन बोलने की कोशिश कर रहा है, बट यहां पर तुम निशान लगा सकते हो क्रॉस, कि ये बहुत ज्यादा तुम्हें ध्यान देकर के चलने की जरूरत नहीं। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सीधा बोल रहा है हर ऑब्लिगेशंस कॉन्ट्रैक्ट से नहीं आएगा, कुछ ऑब्लिगेशंस स्टैट्यूट से भी आ सकता है। लेकिन अपना फोकस, हम लोग बच्चे हैं फाउंडेशंस में, तो हमें अपना फोकस किस पर रखना है? सिर्फ और सिर्फ किन बातों पर रखना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या। बोलो क्लियर जा रहा है कि नहीं? आएंगे कुछ बेसिक डिफरेंसेस पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। अब हम लोग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीज समझ चुके हैं कि नहीं? क्या एग्रीमेंट बोलो यहां पर, क्या एग्रीमेंट और क्या कॉन्ट्रैक्ट? क्या एग्रीमेंट बड़ा है या कॉन्ट्रैक्ट बड़ा है? एग्रीमेंट, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर हर वो चीज जो एक्सेप्ट होगी एग्रीमेंट है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इनफोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ इसको थोड़ा छोटा बना देता है। यानी एक दूसरे भाषा में हम लोग कह सकते हैं हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो सकता है, मगर हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है। बोलो क्लियर? एक्सेप्ट मानते हो कि नहीं बात को कि एवरी एग्रीमेंट इज कॉन्ट्रैक्ट? नो, बट एवरी कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्रीमेंट। आकर के देखेंगे कुछ बेसिक डिफरेंस है, फटाफट पढ़ेंगे, और ये हम लोग मोस्टली आ चुका है। सबसे पहले कह रहा है यहां मीनिंग देख लो भाई, तो मीनिंग में क्या कह रहा है यहां पर? एवरी प्रोमिस एंड सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस को बोल रहा है भाई क्या है हमारा एग्रीमेंट। और कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आकर के देखो क्या कह रहा है, एग्रीमेंट भी होना चाहिए और लीगल इन्फोर्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, कानून उसे पूरा भी करा सके। आगे कह रहा है नीचे सेकंड में स्कोप, कह रहा है इट्स वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट, यानी लीगल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, हर तरीके का एग्रीमेंट है आपस में। क्लियर है? कह रहा है इट इज यूज्ड इन नैरो सेंस, कह रहा है कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? नैरो सेंस में है, विद द स्पेसिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट, यानी थोड़ा छोटा हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट के साथ वही सिर्फ आएंगे, सोशल नहीं आएंगे, और इन्फोर्सिबल एट लॉ जो होगा वही आएगा। आगे कह रहा है यहां पर लीगल ऑब्लिगेशन, क्या बोलो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है? तो कह रहा है एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट्स राइट्स टू ऑल पार्टीज। कह रहा है भाई एग्रीमेंट जो है, सारे एग्रीमेंट्स ऑब्लिगेशन और राइट्स क्रिएट करेंगे क्या? नहीं, जो लीगली इन्फोर्सिबल एट लॉ वही करेंगे। लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट में सारे लीगल राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो यहां पर आकर कह रहा है इट क्रिएट्स लीगल ऑब्लिगेशंस, यानी सबके पास कुछ ना कुछ राइट्स होंगे, कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस होंगे। बोलो क्लियर जा रहा है हम लोग? आगे कह रहा है नेचर ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स। बोलो क्लियर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बोलो समझ आ रहा है?
तो ये था आज एकदम बेसिक्स, लॉ को समझना कैसे है। देखिए लॉ थोड़ा बोरिंग हो, अनडाउटेबली लॉ थोड़ी बोरिंग होती है क्योंकि एक एक लाइन पढ़नी होती है, एक एक चीज समझ करके चलनी होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ना बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यही लॉ तुम्हें इंटरेस्टिंग लगेगा जब तुम इसे समझना स्टार्ट कर लोगे, सीखना स्टार्ट कर लोगे और इसके गहराइयों में एक एक शब्द को समझना और समझाना सीख लोगे। तो लॉ ऐसे पढ़ोगे किसी को पढ़ा भी सको। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो आज इस छोटी सी क्लास में इतना ही रखेंगे। आज मेरा बेसिक पर्पस यही था, तुम्हें लॉ पढ़ना सिखा दिया और लॉ पढ़ने के बाद कैसे हर एक लाइन का मतलब होता है, बाल का खाल निकालना, जो कि हम लोग सीखते थे ना, अक्सर वकील यही करते हैं, वकालत में यही सीखी जाती है। हर एक छोटी छोटी लाइनों के मतलब निकाल करके अपने क्लाइंट को सर्व कर दिया जाए। कोर्ट से क्या बोलते हैं, जो मुजरिम है उसको बचा लेते हैं और जो निर्दोष है उसको फंसा देते हैं। ये सारा चीज लॉ के ही लूपहोल से देखा जाता है या लॉ के लाइनों से ही मतलब निकाली जाती है। तो उसी के लॉ पढ़ने के तरीके को यूज करते हुए हम लोग अपने कमर्शियल लॉ को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिक सीख लिया हम लोगों ने, साथ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक डेफिनेशंस के मतलब को सीख लिया। अगली क्लास के अंदर हम लोग और इसको आगे लेकर के बढ़ेंगे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एग्जाम में भी आता है, उसके जस्ट नीचे 1.2 का एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही छोड़ेंगे। कुछ डाउट है मन में तो पूछ लो, कोई भी डाउट है सर।